बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर और आज हम अपना शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3। तो देखते हैं जी आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो लेक्चर 3 में हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज सेल। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंट्रीफ्यूगेशन को ऑब्जर्व करना होगा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन को ऑब्जर्व करना होगा और लास्ट पे हम कंपोनेंट्स ऑफ सेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं इन टर्म ऑफ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वो भी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सो आइए जी फर्स्ट जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ जनरलाइज सेल की तरफ चलते हैं। तो एक सेल का जब मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस करना है तो सेल एक कॉम्पैक्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बेशुमार जो है वो स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। उसके अंदर राइबोसोम है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसका एक फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म जिसे हम कहते हैं, उसमें गोल्गी एपरेटस है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रक्चर अवेलेबल है। हर एक स्ट्रक्चर अपना एक स्पेसिफिक क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वी वांट टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट विद इन अ सेल। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, डेफिनेटली हमें सेल के अंदर से उन तमाम स्ट्रक्चर को बारी बारी निकालना है और उनको ऑब्जर्व करना है। अब जब स्ट्रक्चर्स को बारी बारी निकालना है, उनको ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, कौन से मेथड डिस्कस किए जाते हैं, कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, आइए जी इस लेक्चर में हमने उन्हीं को पढ़ना है। तो किस तरह हम सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सबसे पहले हमें करना होती है जी सेल फ्रैक्शनेशन। अब फ्रैक्शन कहते हैं छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, कंपोनेंट्स में डिवाइड करना। सेल फ्रैक्शनेशन स्टैंड्स फॉर सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना। यानी कि इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि सेल के अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करते हैं। आइए जिसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। सो वेरियस कंपोनेंट्स, अब वो कंपोनेंट्स क्या है, डेफिनेटली ऑर्गेनेलीज है। तो वेरियस कंपोनेंट ऑफ दिस सेल कैन बी आइसोलेट। ठीक है जी। तो सेल फ्रैक्शनेशन में क्या होगा, हम सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं उनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ताकि उनको ऑब्जर्व करना आसान हो जाए, उनको स्टडी करना आसान हो जाए, उनका स्ट्रक्चर जो है वो इजीली हम क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है जी। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें होमोजेनाइजेशन करनी पड़ेगी टिश्यू की, क्योंकि मैंने सेल के कंपोनेंट्स बनाने हैं। अब सेल आपस में ज्वाइन होकर क्या करते हैं, टिश्यू बनाते हैं। सो मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक टिश्यू लेना है, फिर उस टिश्यू के सेल सेपरेट करने हैं। तो एक टिश्यू में से सेल्स के सेपरेट करने के प्रोसेस को हम होमोजेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी। सो यहां पे लिखा हुआ है इन दिस टिश्यू आर होमोजेनाइज। सो होमोजेनाइज स्टैंड्स फॉर, हम इसमें टिश्यू को लेंगे और टिश्यू को उसके सेल्स के अंदर डिवाइड करेंगे ताकि सेल्स सेपरेट हो जाए और हमें फिर हर सेल के कंपोनेंट सेपरेट करना आसान हो जाए। ठीक है जी। सो व्हाट इज होमोजेनाइजेशन? होमोजेनाइजेशन मीन टू ब्रेक द टिश्यूज टू सेपरेट द सेल। ठीक है जी। तो टिश्यू को ब्रेक करना ताकि सेल्स को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। अब किस तरह होमोजेनाइजेशन की जाती है, तो होमोजेनाइजेशन को अगर हम देखें तो होमोजेनाइजेशन में दो चीजें हम यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज होमोजेनाइजर। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज करते हैं सेल्स सेपरेट करने के लिए फ्रॉम टिश्यू, और जो दूसरा हम यूज करते हैं वो एक ब्लेंडर। ठीक है जी। और इसको भी हम क्या कर रहे हैं जी, यूज कर रहे हैं टिश्यू में से सेल के कंपोनेंट्स को क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। जो ठीक हो गया कि हमने पहले क्या करना है, टिश्यू लेना है, टिश्यू की होमोजेनाइजेशन करनी है। होमोजेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, हमने उसके क्या करने हैं, सेल्स सेपरेट करने हैं। जब सेल सेपरेट करने तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, होमोजेनाइजर यूज करना पड़ेगा और ब्लेंडर यूज करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस किस तरह किया जाता है, आइए जी मजीद देखते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेल्स आर सेपरेटेड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब क्या है जी, जब हम सेल सेपरेट कर चुके, अब सेल के अंदर से कंपोनेंट सेपरेट करने हैं तो उसके ऊपर क्या अप्लाई होता है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई होता है। यानी सारे कंपोनेंट अपनी डेंसिटी की बेस पे क्या किए जाएंगे, सेपरेट किए जाएंगे। ठीक है जी। अब जब वो सेपरेट होंगे तो किस तरह सेपरेट किया जाएगा, होमोजेनाइज सेल्स आर स्पिन। तो पहले हमने क्या करना है, वो जो सेल होमोजेनाइज हो चुके हैं यानी सेल सेपरेट हो चुके हैं, हम उनको क्या करेंगे, उनको अच्छी तरह स्पिन करेंगे, एक खास स्पीड के ऊपर घुमाएंगे। जब खास स्पीड के ऊपर हम उनको घुमाएंगे तो क्या होगा, उसमें से कंपोनेंट सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। इसको समझने के लिए आप बिल्कुल इस तरह एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास एक
कपड़ा है, आप उसे गीला कीजिए, गीला करने के बाद आप उसे हाथ में पकड़ के जर्क दीजिए। अब जर्क देने पे क्या होगा, जाहिर है उसमें से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ बड़े पार्टिकल्स पानी के निकलेंगे क्योंकि आपने उसे गीला किया हुआ है। जब आप जर्क देंगे और उसमें से पानी के जो है वो कतरे निकलना शुरू होंगे, तो कुछ कतरे ऐसे होंगे जो पास गिर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो थोड़ा दूर गिरेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो और दूर, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत दूर। अब कौन से ऐसे कतरे हैं जो बिल्कुल पास गिरेंगे आपके पास? बिल्कुल वही वाले कतरे होंगे जिनका साइज क्या होगा, बड़ा। साइज बड़ा होगा तो डेफिनेटली उनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी। थोड़ा दूर कौन से जाएंगे, जो उससे छोटे होंगे, वेलोसिटी और ज्यादा। सबसे दूर कौन से जाएंगे, जो सबसे छोटे होंगे और उनकी जो है वो डेंसिटी सबसे कम और उनकी जो है वेलोसिटी वो सबसे ज्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह यहां पे हम जब सेल को क्या करते हैं, स्पिन करते हैं एक हाई स्पीड पर, तो सेल के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स का नाम दे रहे हैं, जाहिर है उनकी भी स्पेसिफिक साइज है, उनकी भी स्पेसिफिक डेंसिटीज हैं। तो हर एक कंपोनेंट जो है वो ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटी, ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेस ऑफ देयर वेट, आहिस्ता आहिस्ता उनमें से क्या होना शुरू हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अब सेपरेशन कैसी होगी, सेपरेशन होगी कंपोनेंट्स की ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, ऑन द बेस ऑफ देयर वेट एंड ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है जी। जो सबसे भारी होगा वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा, जो उसके बाद थोड़ा और हल्का होगा वो सेपरेट, और जो सबसे हल्का, सबसे छोटा होगा, सबसे कम डेंसिटी वाला होगा, वो सबसे एंड पे क्या होगा, सेपरेट होगा। अब देखते हैं जी, ये सारा प्रोसेस जो हमने कहा कि जी हम सेल के कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे घुमाकर, तो घुमाने के लिए हम यूज क्या करते हैं, तो घुमाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम सेल के सैंपल को डालते हैं और रन करते हैं, ये घुमाता है उसको और सेल के कंपोनेंट्स को क्या करना शुरू कर देता है, सेपरेट करना शुरू कर देता है। आइए जी एक सेंट्रीफ्यूज देखते हैं। ये आपके सामने एक सेंट्रीफ्यूज है कॉमन, जो अक्सर लैब्स में यूज किया जाता है, लेबोरेटरीज में भी अक्सर यूज किया जाता है जी। जब हम ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा पेशेंट कहते हैं जी पेशेंट को ना सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स लगने हैं, या सिर्फ और सिर्फ प्लेटलेट्स लिखने हैं, या सिर्फ प्लाज्मा लगना है। तो असल में सेल जो है, जो ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं, डिफरेंट सेल्स हैं। अब ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी है, रेड ब्लड सेल्स भी है, व्हाइट ब्लड सेल्स भी है, प्लेटलेट्स भी है, हर एक की अपनी डेंसिटी है, हर एक का अपना एक स्पेसिफिक साइज है। तो हम क्या करते हैं जी, इसी सेंट्रीफ्यूज के अंदर ब्लड के सैंपल को रन करके उसके सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, उसका प्लाज्मा सेपरेट कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल सेपरेट कर लेते हैं, व्हाइट ब्लड सेल सेपरेट कर लेते हैं, प्लेटलेट सेल्स, यानी सारे कंपोनेंट्स हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मशीन। और ये आपके पास कौन सी मशीन है जी, सेंट्रीफ्यूगल मशीन। आई जी सेंट्रीफ्यूगल मशीन क्या है जी, यूज फॉर दी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस इन लैब्स। ठीक है जी। तो इसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए यूज करते हैं। एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, सेल को स्पिन करके उसके कंपोनेंट्स को क्या करना, सेपरेट करना। सो स्टूडेंट्स, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा कि कंपोनेंट जो है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं, आपने एक स्पेसिफिक स्पीड से रन किया, बड़ा कंपोनेंट सेपरेट हो गया, छोटा भी सेपरेट नहीं हुआ, हमें स्पीड और बढ़ाना पड़ती है, फिर जो है वो बड़े वाला जो सेपरेट हुआ, फिर छोटे वाला सेपरेट हुआ, फिर उससे छोटे वाला, तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीड बढ़ाते रहते हैं ताकि कंपोनेंट्स क्या होते रहे, सेपरेट होते रहे। तो जिनको बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए सेपरेट होने के लिए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसमें हाई स्पीड के साथ हम क्या करते हैं, रन करते हैं और कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। आइए जी, यह है हमारे पास एक मशीन, और मशीन के अंदर ये आपको नजर आ रहा है जी, डिफरेंट सैंपल जो है वो रखे जा रहे हैं। ठीक है जी। जैसे ही सैंपल रख दिए जाते हैं, फिर इस मशीन को ऑन कर दिया जाता है। ये मशीन इस तरह जो है वो सैंपल को क्या करना शुरू कर देती है, रन करना शुरू कर देती है, एक स्पीड के साथ इसको क्या करना शुरू कर देती है, चलाना शुरू कर देती, ताकि डिफरेंट कंपोनेंट्स को उनकी डेंसिटी की बेस पे, साइज की बेस पे, वेट की बेस पे क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। तो हमने भी कुछ इसी तरह सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। आइए जी देखते हैं किस तरह करेंगे। फर्स्ट ये जी हमारे पास एक टिश्यू है।
ठीक है जी। अब इस टिश्यू को सबसे पहले हमने क्या करना है, बिल्कुल जो हमने कहा था होमोजेनाइजेशन से गुजारना है, यानी होमोजेनाइज करना है। जब होमोजेनाइज करना है इसका मतलब यह हुआ कि हमें इस टिश्यू के सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है। जब सेल्स के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी, होमोजेनाइजेशन करना पड़ेगी। सो होमोजेनाइजेशन के लिए मैंने बताया था दो चीजें हम यूज करते हैं, कौन कौन सी, एक करते हैं जी होमोजेनाइजर। तो ये आपके सामने एक होमोजेनाइजर है जो कि एक क्या है जी, एक ग्लास की, शीशे की ट्यूब होती है और उस ट्यूब के अंदर ये एक प्लंजर है। ये प्लंजर पिस्टन की तरह होता है और ऊपर नीचे आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है जी। और जो दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक ब्लेंडर है जिसके अंदर हम डाल के उसे क्या करते हैं जी, सेल सेपरेट कर लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं टिश्यू को, ताकि उसे स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो जी कोई एक पार्ट हम ले लेते हैं और उसको लेकर हम प्रोसेस को आगे लेके चलते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, होमोजेनाइजेशन। आइए जी होमोजेनाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास जो है वो क्या है जी, होमोजेनाइजर, और होमोजेनाइजर की बेस पे मैंने क्या कर दिया, टिश्यू का सैंपल जो है वो डाल दिया, और साथ मैंने क्या डाला है जी, बफर सॉल्यूशन। ठीक है जी। और प्लंजर देख लीजिए, प्लंजर ऊपर है, मैंने कहा प्लंजर जो है वो क्या कर सकता है, डाउनवर्ड और अपवर्ड बड़ी आसानी के साथ मूव करता है, जस्ट लाइक पिस्टन जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे बड़ी आसानी से मूव कर लेता है, बिल्कुल इसी तरह ये प्लंजर भी ऊपर नीचे बड़ी आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो स्टूडेंट ये मैंने यहां पे अपना सैंपल जो है वो डाल दिया, और साथ मैंने जो सोल्यूशन रखा है वो बफर सोल्यूशन रखा है। बफर मीन केमिस्ट्री के स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बफर स्टैंड्स फॉर जिसमें पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे, यानी यहां पीएच क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। अब क्या वजह है कि पीएच को मेंटेन रखा जाता है, टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर सेल्स हैं, सेल्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम है, हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक पीएच है। ठीक है जी। तो सेल की जो स्पेसिफिक पीएच है, उसके एंजाइम की स्पेसिफिक पीएच है, उसके प्रोटीन्स की स्पेसिफिक पीएच है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो सेल की ओवरऑल जो पीएच है, सॉल्यूशन के अंदर डालते वक्त हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि सॉल्यूशन की भी पीएच वही होनी चाहिए। अगर सेल की पीएच एसिडिक हो और हम उसमें बेसिक डाल दें तो क्या हो सकता है, डीनेचुरेशन हो सकती है, सेल खराब हो जाएगा, उसके एंजाइम्स खराब हो जाएंगे, कंपोनेंट डीजनरेट हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि अगर एसिडिक उसकी पीएच है तो हमने सॉल्यूशन भी कौन सा रखना है जी, एसिडिक, उसी एग्जैक्ट पीएच वाला, और अगर बेसिक है तो हमें सॉल्यूशन कौन सा रखना है, बेसिक। तो सिंपल कि हमें बफर सॉल्यूशन यूज करना है, यानी जिसकी पीएच जो है वो इस सैंपल के बिल्कुल क्या हो, सेम हो। तो उससे क्या होगा, पीएच मेंटेन करने से, पीएच मेंटेन करने से यह फायदा होगा कि एंजाइम हमारे डीनेचर नहीं होंगे। ठीक है जी। दूसरा फिर हम क्या करते हैं जी, वाटर पोटेंशियल का भी ख्याल रखते हैं। अब वाटर पोटेंशियल क्या है, सपोज ये जो मैंने सॉल्यूशन यूज किया है, अगर इसके अंदर वाटर पोटेंशियल जो है वो हाई है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई है एज कंपेयर टू दी सेल्स, ठीक है जी, सो फिर क्या होगा, वाटर विल स्टार्ट टू मूव। अब वो सेल के अंदर जाना शुरू करेगा, जिस फिनोमिना को आपने पढ़ा था एंडोस्मोसिस। अब इसमें जब एंडोस्मोसिस होना शुरू होगी, पानी अंदर जाना शुरू कर देगा, तो सेल जो है वो क्या करना शुरू कर देगा, सेल जो है वो टर्जिडिटी में आना शुरू कर देगा। एनिमल सेल्स है, डेफिनेटली सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो अगर वाटर पोटेंशियल का ख्याल ना रखा जाए और जो आपने सोल्यूशन डाला उसका वाटर पोटेंशियल हाई है, तो उस वक्त सेल के बर्स्ट होने के चांसेस है। सपोज कीजिए अगर जो आपने सोल्यूशन डाला उसमें वाटर पोटेंशियल लो है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वाटर पोटेंशियल लो होने पर सेल के अंदर से पानी निकल कर बाहर आना शुरू हो जाए, और जो आपने सेल्स के सैंपल लिए थे वो सारे के सारे क्या हो जाए, श्रिंक हो जाए। इसलिए वाटर पोटेंशियल का भी प्रॉपर क्या करना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम इसको डाल देते हैं जी एक आइस के अंदर। अब आप देख लीजिए होमोजेनाइजर को हमने आइस में डाला हुआ है। अब आइस में क्यों डाला, तो डेफिनेटली यहां पे फौरन जो है वो जहन जाएगा टेम्परेचर की तरफ। पहले पीएच को हम मेंटेन कर रहे थे, फिर हमने कहा जी वाटर पोटेंशियल को मेंटेन करना है। अब हम किस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जी टेम्परेचर को भी क्या करना है जी, मैनेज करना है। अब टेम्परेचर जो है वो आइस में रखने का मतलब ये है कि टेम्परेचर क्या किया जाएगा, लो किया जाएगा। अब क्या वजह है टेम्परेचर लो क्यों किया जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट लो टेम्परेचर पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, या एंजाइम जो है उनकी फंक्शनैलिटी सीज हो जाती है। हमें इनको ऑब्जर्व करना है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि एंजाइम जो है वो स्लो से स्लो हो जाए, ताकि हम आसानी के साथ स्ट्रक्चर्स को क्या कर सके, सेपरेट करके उनको ऑब्जर्व कर सके।
तो इसलिए हमने क्या किया जी, इसको आइस में डाला ताकि एंजाइम्स के फंक्शनैलिटी को क्या किया जाए, आइस में क्यों रखा गया, ताकि एंजाइम जो है वो स्लो कर दिए जाए। ठीक है जी। आइए जी अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब फिर क्या होगा, मैंने जो है वो सैंपल डाल दिया, आइस में रख दिया, उसके बाद क्या होगा, अब मैंने पुश द प्लंजर अप एंड डाउन। तो मैंने कहा था पिस्टन की तरह ये ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो अब स्टूडेंट देख लीजिए नेक्स्ट में मैंने क्या किया जी, नेक्स्ट में हम पिस्टन की तरह इस प्लंजर को डाउनवर्ड लेके जा रहे हैं, जिससे ये आपको नजर आ रहा होगा छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनना शुरू हो गए। ठीक है जी। अब रेगुलर बेस पे मैं इसे पुश करता जाऊंगा, ग्राइंड करता जाऊंगा, और फाइनली मेरे पास ये आ जाएगा कि मेरा सैंपल जो है वो अब ब्रेक हो चुका है छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में। इसे हम क्या कहते हैं जी, होमोजेनाइजेशन हमारी कंप्लीट हुई। अब होमोजेनाइजेशन हो गई है, अब नेक्स्ट क्या है, फ्रैक्शनेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ताकि कंपोनेंट्स को क्या किया जाए, सेपरेट किया जाए। आइए जी किस तरह करेंगे, कंपोनेंट्स को जब सेपरेट करना है तो मैंने पहले बताया था कि कंपोनेंट जो है वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर साइज, वेट। तो स्टूडेंट हमारे सेल के अंदर जो सबसे बड़ा साइज होता है वो न्यूक्लियस का होता है। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम उससे भी बड़ा हो सकता है, गोल्गी अपरेटस भी अच्छे खासे बड़े स्ट्रक्चर हैं। तो क्या वजह है, मैंने उनको डिस्कस नहीं किया इस स्लाइड के अंदर। ये जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, बस यही क्यों है, वो क्यों नहीं, क्योंकि जब हम होमोजेनाइजेशन कर रहे होते हैं तो उस दौरान वो स्ट्रक्चर जो है वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, वो अपनी इंटैक्ट फॉर्म में नहीं रहते। तो जो इंटैक्ट फॉर्म में रहते हैं उन्हीं को ही हम इजीली सेपरेट करते हैं। सो सबसे पहले जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन से गुजारेंगे तो जो इजीली सेपरेट हो जाएगा वो न्यूक्लियस, क्योंकि साइज सबसे बड़ा। उसके बाद जो सेपरेट होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया, साइज उससे छोटा। उसके बाद जो सेपरेट होगा लाइसोसोम, साइज उससे छोटा। और जो सबसे छोटा है वो आपके पास क्या होंगे, राइबोसोम्स, क्योंकि वो सबसे छोटे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे आखिर पे जो सेपरेट होगा वो होगा राइबोसोम, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है। ओके जी। नेक्स्ट ये है जी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए सेंट्रीफ्यूज, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सैंपल रन करने के लिए डाल देंगे। जैसे पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था कि जी सैंपल हम किस तरह रखते हैं और किस तरह ये क्या करता है, स्पिन करता है। अब हम क्या करते हैं जी, इसको स्पिन करेंगे, घुमाएंगे। ये लीजिए जी, इसने स्पिन करना शुरू कर दिया, सैंपल जो है वो रन होना शुरू हो गया। अब जब सैंपल रन होना शुरू होगा तो क्या होगा, ये है जी रिजल्ट हमारे पास। देखिए जी लेफ्ट वाली टेस्ट ट्यूब में आप देखिए नीचे लिखा हुआ है जी पिलेट्स, वाइट कलर का आपको एक सब्सटेंस सेपरेट होता नजर आया, और जो अलग हो गया वो हो गया सुपरनेटेंट। अब जो सुपरनेटेंट है और पिलेट है, इनमें क्या डिफरेंस है, सबसे बड़ा साइज किसका था, न्यूक्लियस का। तो जो ये नीचे वाले पिलेट्स है इसमें न्यूक्लियस होंगे, तो जितने भी सेल थे उन सब के जो न्यूक्लियस होंगे वो इस नीचे वाले बॉटम में सेपरेट हो जाएंगे, जो कि हमने घुमाने पर अचीव किए। और जो बाकी रिमेनिंग जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जिनमें राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, पेरोक्सिसोम्स है, और भी डिफरेंट है, ये सारे कहां होंगे, हमारे सुपरनेटेंट के पास। यानी अभी हमें मजीद जरूरत है उनको सेपरेट करने के लिए, से मजीद घुमाने की। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं जी ये कि हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास यहां न्यूक्लियस है, तो जो ऊपर वाला सुपरनेटेंट था वो हम एक अलग टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। अब ये जो अलग टेस्ट ट्यूब है जिसमें सुपरनेटेंट था, इसको दोबारा हम क्या करते हैं जी, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर डाल के दोबारा रन करते हैं। जब दोबारा रन करेंगे, अब की बार स्पीड पहले से थोड़ी बढ़ा दी जाएगी। अब क्या होगा, जैसे ही आप स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर नीचे पिलेट सेपरेट होंगी। अब की बार उन पिलेट्स में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और पीछे आपके पास वंस अगेन ऊपर क्या आ गया, सुपरनेटेंट। इसका मतलब बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो कहां होंगे, सुपरनेटेंट। तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही नीचे करेंगे, क्या कि हम सुपरनेटेंट को अलग कर देंगे, और पीछे यहां हमारे पास क्या रह गए, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व। अब ये जो हमारे पास सुपरनेटेंट है, इसको दोबारा हम क्या करेंगे, रन करेंगे। जब दोबारा रन करेंगे तो दोबारा रन करने पर फिर वही आएगा हमारे पास, नीचे क्या आ गई, पिलेट्स। अब की बार पिलेट्स में क्या है जी, लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम सेपरेट हुए, इसका मतलब ये हुआ स्पीड पहले से थोड़ी क्या की गई होगी, बढ़ाई गई होगी। तो अब ऊपर आपके पास क्या आ गया, सुपरनेटेंट। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर वही जो पीछे कर रहे थे कि हमने लाइसोसोम वाला सेपरेट कर लिया, सुपरनेटेंट अलग टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। अब इस सुपरनेटेंट को दोबारा हम क्या करेंगे जी, सेंट्रीफ्यूगेशन में हाई स्पीड के साथ रन करेंगे। जब हम हाई स्पीड के साथ इसको रन करेंगे तो स्टूडेंट इस तरह अब की बार आपके पास जो पिलेट में रिसीव हुआ वो राइबोसोम होगा।
तो इस तरह हम बार बार स्पीड बढ़ाते जाते हैं और हमारे पास क्या रिसीव होते रहते हैं जी, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटी सेपरेट होते रहते हैं। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम देखें तो स्पीड हमने बहुत ज्यादा हाई कर दी थी, तो लास्ट टाइम पढ़ा था अगर स्पीड बहुत ज्यादा हाई कर दी जाए तो उसे सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं बल्कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। नो डाउट वो सेंट्रीफ्यूगेशन ही है, लेकिन अब की बार उसका एक स्पेसिफिक नेम है जो कि क्या है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो अब की बार असल में क्या हुई है, ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन हुई है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इस तरह आपको जो है वो थोड़ा आइडिया हो गया कि किस तरह हम सेल के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, कौन से प्रोसीजर के तहत, ताकि उनको स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सो आइए जी सेल के कंपोनेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सेल के कंपोनेंट्स हमारे पास क्या है जी, नंबर 1 प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एडिशनल लेयर है जी किसके केस में जी, प्लांट के केस में एक अलग लेयर है प्लांट में, और सेल मेम्ब्रेन से बाहर होती है, एनिमल में ये नहीं होती। नेक्स्ट है जी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म हमने कहा जी फ्लूइड होता है, जेली लाइक है, जिसके अंदर क्या होंगे, ऑर्गेनेलीज होंगे। अब स्टूडेंट ऑर्गेनेलीज डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, माइट बी पॉसिबल इनक्लोज इन सिंगल मेम्ब्रेन, तो उसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, अगर डबल मेम्ब्रेन होगी तो, अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो क्या होंगे, विदाउट मेम्ब्रेन। तो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का वर्ड आ जाना इस बात को शो कर रहा है कि बात हो रही है यूकैरियोटिक सेल की, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, अगर मैं यहाँ पे DNA लिख दूं तो फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो यहाँ पे DNA होगा सबमर्ज इन साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो DNA हिस्टोन के साथ मिलकर क्रोमोसोम्स बनाकर न्यूक्लियस की बाउंड्री के अंदर इनक्लोज हो जाता है। तो ये तो हो गए इसके कंपोनेंट। तो स्टूडेंट सेल के कंपोनेंट्स भी डिस्कस हो गए। तो आज हमारे लेक्चर का फर्स्ट पोर्शन खत्म हुआ। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है जी हमारे लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनमें MCQs क्या क्या बन सकते हैं, उनमें शॉर्ट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आइए जरा उनकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट है हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला जो है वो MCQ है हमारे पास कि रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 5 माइक्रोमीटर, 1 to 3 ऑंगस्ट्रॉम और 2 to 4 ऑंगस्ट्रॉम। तो अगर आपने गौर से पढ़ा है तो 2 to 4 ऑंगस्ट्रॉम था जी, जो हमने लेक्चर 2 डिस्कस किया था। सेकेंड MCQ जी रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 3 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर। तो स्टूडेंट 2 माइक्रोमीटर थी इसकी रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप की, ये भी लेक्चर 2 से था। और रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई, तो रेजोल्यूशन जो ह्यूमन आई थी ये भी लेक्चर 2 में से है। क्या है जी 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm। तो स्टूडेंट 1 mm ही होती है, ठीक है जी, लेक्चर 2 से। नेक्स्ट फोर्थ MCQs, राइबोसोम कैन बी सेपरेटेड, लास्ट लेक्चर जो अभी हमने खत्म किया उसमें से है, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल बाय द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेंट्रीपीटल है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेल सेपरेशन है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है लेकिन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होती है। सो इस तरह हमारा MCQs वाला पोर्शन खत्म हुआ। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। आइए जी, डिफाइन रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई। तो लेक्चर 2 में ये वाली स्लाइड आपको याद होगी कि ह्यूमन आई कैन बी डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एटलीस्ट 1 mm अपार्ट। तब मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो ये डेफिनेटली जो है वो क्वेश्चन 1 का जो है वो क्या होगा आंसर। आइए जी क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है जी डिफरेंस बिटवीन लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वंस अगेन चैप्टर लेक्चर 2 का जो है वो क्वेश्चन है, उसके अंदर ये था जी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिफरेंस जो हमने लेक्चर 2 में किया था। 3 डिफरेंस है जी, बीम ऑफ लाइट और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, रेजोल्यूशन पावर वाली और मैग्निफिकेशन पावर वाली, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। डिफाइन मैग्निफिकेशन एंड हाउ इट कैन बी मेजर। सो जी मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस of enlarging the apparent size, not the physical size of something, ठीक है जी। और इसको किस तरह हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह हम इसको जो है वो फाइंड आउट करते हैं, पावर ऑफ ऑकुलर लेंस मल्टीप्लाई पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, इन दोनों का हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। सपोज कीजिए मैंने ऑकुलर जो यूज़ किया वो 10x वाला था। सपोज कीजिए जो मैंने जो है वो पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, तो जो मैंने पावर ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस यूज़ की थी सपोज कीजिए वो थी सपोज 40x। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा 400x। इसका मतलब ये हुआ कि चीज़ मुझे 400 गुना बड़ी नज़र आएगी।
ओके जी, नेक्स्ट करते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन सेल फ्रैक्शनेशन, इसी लेक्चर का टॉपिक है जी हमारा सेल फ्रैक्शनेशन, यानी सेल को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करना। सो वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनेल्स कैन बी सेपरेटेड। ओके जी, क्यों? ताकि उसे स्टडी करना, ऑब्जर्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमारा लेक्चर जो 3 था वो कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।